हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य। मैं हूं प्रेम और आप जुड़ रहे हैं एक बार मेरे साथ फिर से नए सेशन में। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो पॉलिटी का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे उसमें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डिस्कस कर लिया था। और ये कहाँ थे आपके भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैं हर टॉपिक के बाद में आपसे सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आज उसी वे में हम चलते हैं। आप जो भी क्वेश्चन जो है डीपीएसपी से इंपॉर्टेंट बनते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, देखेंगे वो क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, देर ना करते हुए हम अपनी बात को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, उसके लिए एक मोटिवेशनल शायरी आपके लिए है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो दोस्तों, ऐसा शीशा आपको खुद बनना है कि हर जो है असफलता रूपी पत्थर को आप तोड़ सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? देखिए, किस भाग में पूछ रहा है, तो आपको मैंने बताया कि ये भाग किसमें, भाग 4 में उल्लिखित है। ठीक है, तो आपका पहले का आंसर क्या सही हो जाएगा? पहले का आंसर सी सही हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 4 कथन यहां पे दिए हुए हैं इस सवाल में और पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन क्या कह रहा है? यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने जब आपको शुरू किया था नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ाना, तो मैंने आपको बताया था क्या कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना या ना लागू करना, क्या ये राज्य का कर्तव्य है। अगर वो चाहे तो लागू कर सकता है और चाहे तो ना ही लागू कर सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो गैर न्यायोचित हैं। ठीक है, क्या कि इनको न्याय के लिए क्या वो नहीं दिया नहीं जा सकता है, कोर्ट में इनको जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, कथन सही नहीं है। ठीक, तो पहला कथन तो यही सही नहीं है। गांधीवादी सिद्धांत भी एक निर्देशक तत्व है। मैंने बताया था कि आपको सिद्धांतों को मैं 3 कैटेगरी में पढ़ाऊंगा, समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा क्या बताया था मैंने, बौद्धिक सिद्धांत। तो देखिए, गांधीवादी सिद्धांत में नीति निर्देशक तत्व हैं, ये बात तो सही है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी मैंने बात बताई थी। और आयरलैंड के संविधान में कहां से लिया गया था? आपका स्पेन से। कहां से? स्पेन से लिया गया था। ठीक है, और स्पेन से कब लिया गया था? 1937 में। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये बात भी सही है, राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। राज्य चाहे तो लागू करे और चाहे तो ना लागू करे। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है? वो कथन कौन सा है आपका? कथन ए जो है आपका, वो यहां पर सही नहीं है। कौन सा? ए वाला। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए दूसरे का क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर सही हो गया। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है? देखिए, नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं इसमें बताई गई हैं सवाल में। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। पहली बात, ठीक, ये विशेषता नहीं है, ये गलत हो गया हमारा। ठीक, ये नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा, निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। ठीक, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं सही होगा। निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। देखिए क्या बोला है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है, विशेषता नहीं है। तो ठीक है, तो ये जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ये बात भी आपकी सही है और ये बात भी आपकी सही है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, ये बात भी आपकी सही है। तो ये 3 बातें आपकी सही हो गई। कौन कौन सी? पहली, पहली, तीसरी और चौथी। तो गलत कौन सा हो गया आपका? ये वाला, सी वाला। ठीक है, सी वाला। राज्य को इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरे में आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा?
तीसरे में आपका आंसर नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? देखिए इसमें कारण पूछा है कि किस कारण वजह से नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया था। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, पहली बात। ठीक, दूसरी बात क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए। तीसरी बात सी क्या कह रहा है, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यकता अवसर प्रदान करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब शुरुआत में नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं के बारे में पढ़ाया था तो मैंने पहले आपको बात बताई थी कि निर्देशक तत्व नामक क्या, निर्देशक तत्वों को क्या, जब भी राज्य कोई कानून बनाएगा तो इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। मैंने राज्य के बारे में बात की थी, तो राज्य के जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए क्या इन नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 हमारा क्या कह रहा है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शंस क्या क्या हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में, आंसर बी क्या कह रहा है हमारा, संविधान की दूसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के निर्देशक तत्वों में। देखिए जस्ट क्वेश्चन जो ऊपर पूछा गया है वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। पूछा क्या है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य को लोक कल्याणकारी संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो आपको मैंने बताया कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हीं में राज्य के लोक कल्याणकारी जो है संकल्पना को सम्मिलित किया गया है। इस बात को मैंने आपको अभी चौथे क्वेश्चन में बताया। ठीक है, चौथा 5वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ठीक है, छठा पूछा है, आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, तो कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपयुक्त सभी। तो आपको मैंने बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या, आर्थिक न्याय, समान कार्य समान वेतन की बात की थी, वहां पे भी उस बात को आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, 6 का। 7 की ओर चलते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है आपको? देखिए मैंने कई सारी बातें आपको बताई थी और कौन कौन सी बातें आपको नीति निर्देशक तत्वों में नहीं बताई थी वो इनको वहां से इलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आय की असमानताओं को कम करना, ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी, हमने नीति निर्देशक तत्वों में नहीं पढ़ी। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, ये भी कोई बात नहीं थी। गोवध पर प्रतिबंध, ये भी कोई बात नहीं थी। ग्राम पंचायतों की जो स्थापना थी वो समाजवादी माना जाता है। इसको देखिए, हमने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि क्या राज्य क्या करेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ठीक है, और उन्हें स्व सरकार के एक इकाई बनाकर उनसे कार्य कराएगा। ठीक है, क्या कौन सा? आर्टिकल 40 जो मैंने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 40 में मैंने आपको क्या बताया था, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, वह आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा। तो आपका 7वें का आंसर क्या सही हो जाएगा? 7वें का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? देखिए मैंने आपको बताया था जब मैं समान नागरिक संहिता की बात कर रहा था, ये आपका किसमें? आर्टिकल 44 में था। किसमें? आर्टिकल 44 में आपकी किसकी समान नागरिक संहिता की बात की गई है। आर्टिकल 44 क्या कहता है आपका? भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के एक प्रकार का कानून होगा। ठीक, ये बात कहता है आपका आर्टिकल 44। ठीक है, तो जो कॉमन सिविल कोड है वो देश के सारे राज्यों में लागू नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों और हिंदुओं के विवाह, गोद लेना या इन चीजों में क्या तलाक देने में मुस्लिमों के कानून कुछ अलग होते हैं। तो इस वजह से 98% हम कह सकते हैं कि सिविल कोड लागू है और 2% सिविल कोड लागू नहीं है। जब मैंने सहरा बानोवाले के इसके बारे में डिस्कस किया था आपसे, जब मैं पढ़ा रहा था, तो
एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां पे कॉमन सिविल कोड लागू है? तो आपका आंसर होगा क्या? गोवा। ठीक है, गोवा राज्य है जहां पर नागरिक संहिता लागू है। 9वें क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, क्या कह रहा है? राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में है? तो आप जब आर्टिकल 38 पढ़ेंगे, आर्टिकल 38 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 38 आपका क्या कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। ठीक है, यह बात आपका आर्टिकल 38 कहता है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो आपकी किस में? आर्टिकल 38 में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका 9 का सही हो गया आपका आंसर नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों के गठन के संगठित करने का निर्देश देता है? ठीक, तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कौन सा जो है अनुच्छेद आपका ग्राम पंचायतों की बात करता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? कौन सा? आर्टिकल 40 जो मैंने आपको बताया था। कौन सा? आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों की बात करता है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 10वें का बी। आंसर 10वें का बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11वां क्या कह रहा है? नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? मैंने आपको क्या बताया था? नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के। ठीक है, आयरलैंड के। और आयरलैंड से कहां से लिया गया था? स्पेन से 1937 में। ठीक है, तो आपका आंसर 11 का सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 क्या कहता है? निम्न में से कौन से नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आया? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन से नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं? गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, ये भी आता है आपका। ठीक है, 12वां अगर हम देखें, ठीक है, अंतर्गत आता है। ठीक, ये अगर आप इसके को, ठीक है, और दूसरा क्या देखें? सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का, ये भी आपका है। ठीक है, ये किसमें? आर्टिकल 39 में आपका है। ये अगर ये बी वाला देखें तो ये आपका किसमें? आर्टिकल 39 में है। ठीक, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका किस आर्टिकल में था? आप मुझे जवाब क्या देंगे? इस आर्टिकल में था ये आपका आर्टिकल 45 में था। ठीक है, आर्टिकल 45 में था। ये किस में था? आर्टिकल 45 में। ठीक, तो आंसर आपका 12वें का क्या सही हो जाएगा? जबकि तीनों चीजें जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आती हैं, तो आंसर इसका क्या सही होने वाला है? आपका आंसर इसका सही हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो 12वें का आपका डी सही हो गया। तो चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विसेज में, स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक, मैंने अभी आपको 2 बार बताया कि अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ये बात हमारी सही हो गई। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 क्या कहता है? कॉमन सिविल कोड। ठीक, कॉमन सिविल कोड की बात अनुच्छेद 44 ही करता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है कॉमन सिविल कोड की बात करता है। अनुच्छेद 41 क्या दिया है? 41 की बात कर रहा है। 41 क्या कर रहा है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। यहां तो बात ये गड़बड़ हो गई। 41 में क्या दिया हुआ है? राज्य सभी नागरिकों को कार्य, शिक्षा, लोक सहायता की सुविधा उपलब्ध कराएगा, ऐसा कहता है आर्टिकल 41 आपका। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, तो आपका गलत हो जाएगा ये। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका सी वाला। ठीक है, कौन सा? सी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? 13वें में सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने आपको बताया था 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? समाजवादी, गांधीवादी और बौद्धिक। ठीक,
3 वर्गों में। तो ठीक है, तो इसका आंसर हम सीधे सीधे मारेंगे, कौन सा? बी। आंसर 14 का कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। किसमें? एक समान सिविल संहिता। फिर देखिए सिविल संहिता से क्वेश्चन, तो ये आपका किसमें था? आर्टिकल 44 में सिविल संहिता की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 44। आपका 15वें का आंसर कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 क्या कहता है? संविधान में किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? किसका? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। तो मैंने आपको, जब मैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक आर्टिकल के बारे में जिक्र किया था, आर्टिकल 50। कौन सा? आर्टिकल 50 जो था आपका, इसमें क्या दिया हुआ था? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ये बात का उल्लेख कहां पे था? आपका आर्टिकल 50 में। तो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा? 16 का आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं, चलिए देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है? देखिए मैंने आर्टिकल 51 जो मैंने आपको बताया था, कौन सा? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 को क्या मैंने बताया था? कि भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। ये आर्टिकल 51 आपका क्या है? भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। तो आपका जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है, तो वो आपका आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? 17 के बी जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 17 में बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपके एसएससी सीजीएल हो गया, आपका यूपी पीसीएस हो गया, आपका कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या फिर सिविल सर्विसेज आईएएस की परीक्षा हो, उस प्रकार में इस ऐसे क्वेश्चन ये वहां पे पूछे जाते हैं। और हालांकि मैंने ये क्वेश्चंस वहीं से उठाए भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहता है? निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार और बलात्कार पर प्रतिरोध। ठीक, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने क्या ये बात इसमें नहीं पढ़ी थी, ये बात हम लोगों ने मौलिक अधिकार में पढ़ी थी। ठीक है, फिर दूसरी क्या? मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजन में भिन्न उपयोग का प्रतिषेध कूट करेगा। क्या? कि जो ऐसे कोई भी पदार्थ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, राज्य क्या करेगा? ऐसे पदार्थों पर क्या रोक लगाएगा या प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, ये किसमें? आपका आर्टिकल 47 में था। किसमें? आर्टिकल 47 आपका इस बात की चर्चा करता है। ये जो कूट नंबर आपका 2 दिया हुआ है, माफ कीजिएगा गलती से 1 हो गया, ये 2 है आपका। ठीक, तो आर्टिकल 47 जो इसकी बात करता है, तो आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? हमारा 18वें का आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अगेन एक बार बहुत दमदार क्वेश्चन। चलिए वीडियो स्टॉप करके एक बार एक क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, आप लगाने की कोशिश करिए, देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास एग्जाम में मैक्सिमम 20 सेकंड आप मान के चलिए, तभी आप फास्ट से फास्ट क्वेश्चंस कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने का कोई उपबंध नहीं है। ये बात आपकी क्या? बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, दूसरी बात क्या? भारत के संविधान में पिछड़ों वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए ये बात तो आपकी नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक, लेकिन इस बात का जिक्र कहीं पे नहीं किया गया है, इसलिए आपका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन के 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर बी सही हो जाएगा। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आर्टिकल 47 है आपका, वो जो है इस प्रकार के सभी मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाता है जो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो धारा 47 में। ठीक है,
तो आज के सवाल यहीं पे खत्म होते हैं। आपके लिए एक सवाल है, लास्ट सवाल आपके लिए है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपके लिए कमेंट में इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, जो ये लास्ट सवाल दिया है मैंने आपको इसका। तो चलिए दोस्तों खत्म करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई हैं हमारे चैनल के रिगार्डिंग। आप फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी अपडेट्स के लिए। @प्रेम अकेडमी नाम के पेज को आप लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे @prem.academy नाम से इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर करंट की जो भी अपडेट्स हैं वहीं पे मिलती हैं। टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी सारे क्वेश्चंस की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आपने प्रेम अकेडमी चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो नीचे लिंक दी हुई है यूट्यूब की, इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे जो है हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम अकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।